हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई के स्टैंडर्ड 10th के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया अर्थात क्या। ठीक है, अब सब्सक्राइब, लाइक है ना, शेयर अगर करना हो तो कर लेना। ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना, शेयर भी कर लेना। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो इसमें हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले और सिंपल बात होती है रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो किसी भी पदार्थ में अगर रासायनिक रूप से कोई परिवर्तन आता है, किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन आता है, क्या आता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगर अक्षर ध्यान से दिखे ना तो आप मेरी वॉइस को ध्यान से सुनना। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब दिमाग में ये आता है रासायनिक अभिक्रिया पता कैसे चलेगा? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक रूप से होना परिवर्तन मतलब क्या? भौतिक रूप से होगा, जैसे कोई वस्तु है, ठोस स्वरूप है, उस पर कोई हथौड़ा या कोई भारी वस्तु मारते हैं तो उस पर डैंग पड़ जाता है, उस पर डैंग पड़ जाता है, उसको थोड़ा दब जाता है तो पता चल जाता है कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसका कुछ बदलाव आ रहा है, वो पता चलता है। रासायनिक बदलाव आ रहा है वो कैसे पता चलेगा? तो रासायनिक बदलाव कैसा है वो उससे हमें कुछ इन तथ्यों पर से मिल सकता है। किसी भी पदार्थ का रंग में परिवर्तन हो सकता है कि मान लो कि पहले उसका रंग कुछ और है, बाद में कुछ और है। जैसे कि लोहे की कोई वस्तु है ना, लोहे की कोई वस्तु है, वो लाते हैं तब चमकदार होती है और उसकी सतह बहुत चिकनी होती है, और कुछ समय के बाद उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की क्या चढ़ जाती है? परत चढ़ जाती है। तो ये रासायनिक रंग में परिवर्तन हुआ। दूसरा, उसकी अवस्था में परिवर्तन होना। तो बर्फ उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अवस्था में परिवर्तन होना। पहले बर्फ ठोस स्वरूप में होता है ना, बर्फ ठोस स्वरूप में होता है। अगर मैं ऊष्मा देता हूँ, ऊर्जा देता हूँ तो वो द्रव में बदल जाता है। ओके, द्रव में बदल जाता है, मतलब पानी में बदल जाता है। फिर पानी को अगर मैं ऊष्मा देता हूँ तो वो गैस में बदल जाता है, मतलब वाष्प में बदल जाता है। तो ये क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा, अगर किसी वस्तु को गर्म करते हैं और उसमें से क्या निकलती हैं? गैसें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? गैसें निकलती हैं। तो कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो कुछ ऐसे तथ्य है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, पहले कुछ और पदार्थ होता है, जब इस्तेमाल किया होता है तब कुछ और पदार्थ होता है, और उसके साथ किसी और पदार्थ को मिलाने पर या किसी और पदार्थ को संपर्क में आता है और उसका पूरे का पूरा क्या बदल जाता है? आकार बदल जाता है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। तो ये भी कह सकते हैं उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। ओके, तो गुणधर्म बदल जाना भी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हुई, ऐसा एक तथ्य हम कह सकते हैं। ठीक है, अब दैनिक जीवन में कहाँ देखा है? ठीक है, दैनिक जीवन में एक प्रक्रिया है, उसे हम रोज देखते हैं या उसको हमने सुना होता है, वो होता है किण्वनीकरण। किण्वनीकरण का अर्थ मतलब होता है सड़न लगना। सड़ना, वस्तु सड़ना। पर इसका कोई भी वस्तु सड़ती तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, रोटी सड़ जाती कौन खाएगा? पर कई बार सड़न से कुछ अच्छी वस्तुएं बनती है ना। शराब, फलों के रस को किण्वन किया जाता है तो उससे शराब बनती है। ठीक है, किण्वन, अगर हम आटे को, गेहूं के आटे को अगर किण्वन करें तो उसके किण्वन किए गए आटे को हम जब क्या करते हैं? पकाते हैं तो उससे हम ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है ना, जो खारी खाता है वो खारी भी उसी से बनती है। तो ये सारी वस्तुएं बन सकती है। किण्वनीकरण प्रोसेस भी बहुत काम की हो सकती है। फिर दूसरा है कि हम जब सांस लेते हैं, तो श्वास में ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में जाती है, तो वो रुधिर में रहे हुए हीमोग्लोबिन के साथ प्रक्रिया करती है ना। हीमोग्लोबिन को Hb से बताया जाता है।
इसलिए वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन अर्थात HbO2 बनाता है। खाना पकाते हैं, है ना, हम खाना पकाते हैं, वो भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। फिर मसाले डालते हैं, फिर वो सब मसाले मिक्स हो जाते हैं, खाने का एक स्वाद आता है। तो एक बैलेंस स्वाद, एक अच्छा स्वाद आना, एक बुरा स्वाद आना, वो भी रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है। ओके, अगर नमक ज़्यादा पड़ जाता है तो खाना बिगड़ जाए, खाना स्वाद में खारा लगता है, या जितने दूसरे मसाले हैं उसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि हर मसाले में रसायन होता है, और रसायन क्या किया जाता है, दोनों हर मसाले में रसायन, कुछ रसायन आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनता है जिससे खाने का एक बैलेंस स्वाद आता है। कोई भी वस्तु खट्टी बना के उसमें खटास बढ़ाने के लिए उसकी खटास वाले रसायन बढ़ते, मतलब इमली में टार्टिक एसिड नाम का एक रसायन होता है, उसका मात्रा बढ़ जाती है तो खट्टी लगती है वस्तु। ओके, तो खाना पकाना। दूसरी अन्य, लोहे पर जंग लगना। जंग लगने की अभिक्रिया प्रक्रिया भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया में दैनिक जीवन में ऐसा देख चुके हैं। बहुत सी अभिक्रिया आप दैनिक जीवन में देखते हैं। रोटी पकाना लेकर आटा को गूंदना, आटा को पीसना, आटे को पीसना नहीं, पर हम जब कोई खाना खाते हैं और हमारे शरीर में पचता है, वो भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। हमारे दिमाग से कोई भी अगर विचार आया, उसको अगर हमारा कोई भी अंग के द्वारा करवाना, तो वहाँ तक कुछ जो वस्तु ले जाती है वो एक आवेश के रूप में रसायन ले जाते, तो वहाँ भी तो रासायनिक अभिक्रिया है। ये सारे अभिक्रिया जो दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं। अगर स्पीड हो रही है मेरी आवाज़ में तो आप रिवाइंड करके फिर ध्यान से देखना। ओके, तो दैनिक जीवन के थोड़े उदाहरण हैं। और आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे, हम रूप में रासायनिक संतुलन है, रासायनिक समीकरण संतुलन है, पर हम सिर्फ समीकरण समझकर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे जाएंगे। और जो संतुलन है हम आगे के किसी वीडियो सीरीज में ले लेंगे, वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर सीरीज वाइज चलेगा। ओके, डेफिनेशन ऊपर रहने दे रहा हूँ ताकि आप कुछ डेफिनेशन को ध्यान से समझे रहो। अब देखो, रासायनिक समीकरण, जैसे कि मैथ्स में समीकरण होता है, जैसे कि a प्लस बी करूँ मैं, इज इक्वल टू क्या होता है c, तो a प्लस बी का सोल्व क्या है c। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलते हैं, है ना। मान लो कि हम मान लेते हैं कि मैग्नीशियम है, ओके, वो ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है ना, मतलब एक सवाल है और इसका हल हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में मिल जाता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इसका मतलब समीकरण जैसा ही, इसको हम क्या कहते हैं, समीकरण ही कहते हैं, ये भी तो समीकरण है, पर ये रासायनिक है तो रासायनिक समीकरण है। ओके, अगर मैं मैग्नीशियम की संज्ञा ना लिख के नाम लिखूं, ओके, ऑक्सीजन की संज्ञा ना लिख के ऑक्सीजन लिखूं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की संज्ञा ना लिख के मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखूं, तो इसे शब्द समीकरण कहेंगे। और अगर मैं उसकी संज्ञा लिखूं तो इसे रासायनिक समीकरण कहेंगे। ओके, शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण में यह अंतर है। अब देखो, ये तीर क्या बताता है कि यहाँ से यूं जा रहा है, अभिक्रिया यहाँ से यूं जा रही है। ओके, ये तीर का महत्व ये भी है कि तीर पे कई बार विशिष्ट परिस्थिति बताई जाती है, विशिष्ट परिस्थिति बताई जाती है। जैसे हमारा वातावरण का सामान्य दाब क्या होता है, वातावरण में व पर्यावरण में एक दाब होता है ना, एक बार दाब होता है। अगर कोई अभिक्रिया ऐसी होती है एक बार पे नहीं होती, तो उसके लिए दबाव बढ़ाना पड़ता है। तो ये तीर पे कई बार दबाव भी बताया जाता है। कुछ अभिक्रिया होगी जिसको बताया हुआ 200 से 300 बार, ये दबाव होता है, तो इस पे ही लिखा जाता है अभिक्रिया, सॉरी तीर पे ही लिखा जाता है। कई बार किसी अभिक्रिया के लिए तापमान देना पड़ता है, तो तापमान का चिन्ह ये होता है डेल्टा बोलते हैं, बट हम त्रिकोण निशान है, डेल्टा बोला जाता है। ये बताता है तापमान बढ़ा रहे हैं। या कई बार तापमान लिखा जाता है 300 से 400 डिग्री सेल्सियस, या कई बार केल्विन लिखा जाता है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस उसके क्या है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन उसके क्या है, मात्रक। ओके, ये है रासायनिक समीकरण और ये है शब्द समीकरण। अब देखो, समीकरण के इस तीर के इस साइड जो होता है बाई ओर ना, बाई ओर जो होता है वो क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। बाई ओर जो होता है वो अभिक्रिया कर रहा है, इसलिए इसको अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया करे वो अभिकारक है, और अभिकारक में से जो बनता है वो उत्पाद है। उत्पाद मतलब जो बनता है, जो बनेगा वो उत्पाद। ठीक है, जो अभिक्रिया करके उत्पाद में बदलता है, जो अभिक्रिया करता है वो अभिकारक।
ना, जो अभिक्रिया है वो अभिकारक, ठीक है। और ये जो एरो होता है ना तीर, इसमें हम विशिष्ट परिस्थिति बताते हैं, है ना। सामान्य से जो अभिक्रिया नहीं होती उसमें क्या करना पड़ता है, दबाव बढ़ाना पड़ता है ना। तो कितना दबाव बढ़ा है, कितना प्रेशर बढ़ा है वो लिखते हैं। कुछ सामान्य तापमान पे नहीं होता तो तापमान बढ़ाते हैं, वो भी इस एरो पे ही बताते हैं। और कभी कुछ विशिष्ट उत्सेचक, विशिष्ट रसायन जिसे हम उत्सेचक कहते हैं, जो क्या करता है, प्रक्रिया की दर बढ़ाता है, अर्थात प्रक्रिया की स्पीड बढ़ाता है। जो प्रक्रिया 10 घंटे में होती है वो 1 घंटे में हो जाए, इसलिए हम कुछ अलग से रसायन इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं हम उत्सेचक, या उसका दूसरा नाम प्रेरक। तो उनको हम इस एरो पे लिखते हैं। तो एरो डायरेक्शन तो बता रहा है कि अभिक्रिया कहाँ हो रही है ना, कहाँ से कहाँ जा रहा है। साथ में भी इसमें ये भी बताया जाता है कि दबाव क्या है, तापमान क्या है, उत्सेचक क्या है। विशिष्ट दबाव या तापमान है तो हम उसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक प्रकार कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ये रासायनिक बंध के टूटने या जुड़ने पर निर्भर करती है। कोई भी अभिक्रिया रासायनिक बंध के टूटने या टूटकर पुनः निर्माण के फलस्वरूप होती है ना। फलस्वरूप मतलब टूट जाता है बंध और उससे नए बंध बनते हैं, जिससे अभिक्रियाएं होती है। ओके, जैसे एक उदाहरण दे ही देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH का ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो इनके बीच में जो बंध है वो टूटता है, इनके बीच में सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में जो बंध है वो टूटता है, NaCl के साथ ज्वाइन होता है और बन जाता है NaCl मतलब नमक, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये OH और ये हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं और बन जाता है पानी। तो देखो यहाँ बंध टूटा और उससे एक नया बंध बना, जिसके कारण अभिक्रियाएं हुई। तो इस टूटने और पुनः निर्माण के आधार पर कुछ अभिक्रियाएं निश्चित होती है। हर अभिक्रिया अलग अलग तरीके से होती है, कि जो भी अभिक्रिया होती है, जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो सभी रासायनिक अभिक्रिया एक तरह की नहीं होती, उससे अलग अलग प्रकार में की जाती है। अलग अलग प्रकार होता है, बंध का टूटकर नए बंध बनना, और उससे उत्पाद किस प्रकार का बनता है उसके आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार है। तो रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकारों की हम आज के लेक्चर में हम दो या तीन प्रकार की ही बात करेंगे। और रासायनिक बंध पर मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आपको चैप्टर 3 या 4 में आपको रासायनिक बंध के बारे में समझना पड़ेगा कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के, इसलिए उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ है, रासायनिक बंध है ना। रासायनिक बंध की खाली परिभाषा दे दो। रासायनिक बंध अर्थात दो परमाणु या अणु या यौगिकों के बीच में जुड़े रहने के लिए जो आकर्षण बल लगता है, दो अणु या परमाणु या यौगिकों के बीच में जो जुड़े रहने के लिए जो आकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण बल को हम रासायनिक बल कहते हैं। और वो आकर्षण बल टूटता है फिर बनता है, उसके आधार पर हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सर्वप्रथम पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। नाम में ही बता रहा है, संयोजन मतलब जुड़ना, इसमें सिर्फ घटक जुड़ेंगे तो संयोजन अभिक्रिया। जिसका दूसरा नाम है योगशील अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया। दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। जिसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब टूटना, मतलब यहाँ तोड़ने की बात करेंगे, यहाँ जुड़ने की बात करेंगे। और तीसरा प्रकार है विस्थापन। और बुक में विस्थापन के दो प्रकार बताए हैं, विस्थापन फिर द्विविस्थापन।
और विस्थापन में भी हम दो प्रकार, विस्थापन के ही वो प्रकार है जिसे हम लिख सकते हैं एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। अब विस्थापन मतलब रिप्लेसमेंट, तो यहाँ हम रिप्लेसमेंट की बात करेंगे कि कोई तत्व किसी अन्य तत्व को रिप्लेस कर रहा होगा। चौथा है प्रकार है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है जिसके कारण इसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी हम कहते हैं। कुछ किताबों में ऑक्सीकृत या ऑक्सीकरण भी लिखा हो सकता है, तो क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ने के कारण। फिफ्थ नंबर का है अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया को हम कहते हैं रिडक्शन अभिक्रिया। रिडक्शन अभिक्रिया, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यहाँ अनॉक्सी, ऑक्सीजन दूर भी होता है, इसे अनॉक्सीकरण भी कहते हैं इसको। 6 नंबर, क्योंकि उपचयन अपचयन अलग अलग नहीं होता, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ ही होती है। जब भी ये अभिक्रिया होती है वो एक साथ होती है, तो इनके संयुक्त नाम होते हैं। अगर संयुक्त रूप से होती है तो इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब किताब में कुछ ऐसा किया हुआ है कि आपके संयोजन अभिक्रिया में उपचयन, उपक्षेपक, ऊष्माक्षेपक ये अभिक्रिया समझा दिया, पर उसका जो उदाहरण है वो संयोजन अभिक्रिया से अलग है, इसलिए हम इसे अलग से पढ़ेंगे। फिर वियोजन अभिक्रिया में भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझाया है, पर यहाँ जो ऊष्मा शोषी का अभिक्रिया का जो हमें मतलब समझाएगा उसमें सिर्फ हम वियोजन समझते हैं, जबकि वो अलग है, थोड़ा अलग है। कुछ अभिक्रिया वियोजन के अलावा भी ऊष्मा शोषी हो सकती है, तो उसे भी हम अलग से पढ़ेंगे। पर द्विविस्थापन में हमें अवक्षेपण अभिक्रिया भी समझाया है, तो अवक्षेपण ये अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन के साथ ही पढ़ेंगे। अवक्षेपण अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन के साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, कुछ अंतर है पर मिलता जुलता है। आज की इस लेक्चर में हम सिर्फ संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं, ठीक है, इन दो अभिक्रियाओं की बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन नाम नहीं बता रहा है क्या हो रहा है कि जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब हमारे अभिक्रिया में कुछ टूटेगा नहीं, जुड़ेगा, मतलब दो घटक लेंगे, दोनों घटकों को जोड़ेंगे और एक ही उत्पाद बनेगा। एक से ज्यादा उत्पाद नहीं होगा, एक ही उत्पाद होगा, पर हम अभिकारक एक से ज्यादा, मतलब कोई भी अभिक्रिया संयोजन होगी तो दो तो अभिकारक ये, पर दो से अधिक भी लेंगे तो भी जुड़कर क्या बनाने वाले हैं, एक उत्पाद बनने वाला है। ओके, तो संयोजन अभिक्रिया अर्थात दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, अभिकारक जुड़कर एक ही उत्पाद बनाए, एक ही उत्पाद बनाए, उस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर कार्बन, मतलब कोयला को चारकोल जो बोलना हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अगर पूर्ण रूप से जुड़ता है, पूर्ण रूप से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। देखो उत्पाद अभिकारक दो है, उत्पाद एक ही है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ पूर्ण रूप से नहीं जुड़ता, अधूरा जुड़ता है या उसके साथ अभिक्रिया पूरा नहीं करता तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो भी ये अभिक्रिया किस प्रकार की है, संयोजन अभिक्रिया है। हमारा जो ग्लूकोज बनने की प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जो वनस्पतियां करती हैं, वो भी हमारे संयोजन अभिक्रिया में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 पानी के अणु जुड़कर क्या बनाते हैं। अब ये नहीं होगा, और ऊष्माक्षेपण में कहीं ना कहीं इस तरह की अभिक्रिया बताइए जो गलत है। देखो इससे अभिक्रिया बना हुआ है तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज के साथ कौन बनता है, ऑक्सीजन बनता है ना, फिर पानी बनता है। क्या है इसमें, अब हमें दो उत्पाद और मिलते हैं, एक्स्ट्रा उत्पाद बनते हैं, तो इसमें एक मुख्य उत्पाद है और एक गौण उत्पाद है, पर ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया नहीं है। तो इस तरह की अभिक्रिया संयोजन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की होती है कि एक ही उत्पाद हो। ओके, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया हम कह सकते हैं। अब इसमें ऊष्माक्षेपक दिया हुआ है बुक में, पर हम उसे अलग से पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ, दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का नाम अपघटन भी है। अब इसमें कुछ उल्टा है ना, इसमें हम जो संयोजन में पढ़ रहे हैं उसका उल्टा है। क्या है तो देखते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया।
या प्रक्रिया लिखो तो भी चलता है। अब देखो वियोजन अभिक्रिया अर्थात एक ही अभिकारक हो, अभिकारक क्या हो, एक ही अभिकारक हो, परंतु उस अभिकारक में से दो या दो से अधिक पदार्थ बन सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ बन सकते हैं। मतलब उत्पाद ज्यादा है परंतु अभिकारक एक ही है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, ठीक है, चूने का पत्थर, इससे गर्म करो तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड दूर होती है। ओके, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया में भी प्रकार है। पहला ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है कि हमारा जो घटक अपघटित होने वाला है, टूटने वाला है, उसे तोड़ने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, उष्मा, उष्मा मतलब तापमान बढ़ाना पड़ेगा, उष्मा देना मतलब तापमान बढ़ाना। तो आप देखो मैंने यहाँ आपको डेल्टा बताया हुआ है, डेल्टा क्या बताता है कि हमने यहाँ क्या किया है, उष्मा बढ़ाई है। ओके, एक उदाहरण हमने ऊष्मीय देख लिया है। अब किताब में एक और अभिक्रिया दी है, FeNH4 ऐसा कुछ दिया है, FeNH4 SO4, इसको अगर ब्रेक करते हो तो उसमें से FeO + NH4 ऐसा कुछ बनता है। तो एक वो उदाहरण आपकी किताब में दिया हुआ है, मुझे सही से अभी याद नहीं है वो चीज़, पर आप देख लेना एक बार उसमें। फिर आता है विद्युतीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन मतलब यहाँ विद्युतीय वियोजन मतलब वियोजन करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, विद्युत का, विद्युत अर्थात बिजली का यूज करेंगे। तो हम एक क्या लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, मतलब एक पूरा एक बीकर लेते हैं, उसमें हम कुछ पानी भर देते हैं ना, पानी भर दिया मैंने, और इसमें मैंने दो विद्युत ध्रुव लगा दिए। उन विद्युत ध्रुव को मैंने क्या किया, तार से मैंने बाहर ज्वाइन कर दिया बैटरी से, बैटरी में से मैंने क्या किया, ऊर्जा को मतलब विद्युत को पास किया। तो क्या हुआ कि अंदर जो पानी था वो पानी विद्युतीय ऊर्जा के कारण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, टूट जाता है। तो ये क्या है, विद्युतीय वियोजन का उदाहरण है। तीसरी वियोजन वो है प्रकाशीय वियोजन। क्या है, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन क्या है, प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश की उपस्थिति। तो हमारे विलयनों में या हमारे पदार्थों में सिल्वर नाम का, सिल्वर, हाँ सिल्वर मतलब चांदी, चांदी के कुछ विलयन है, सिल्वर चांदी के मतलब सिल्वर के कुछ यौगिक है जिनके विलयन प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं, प्रकाश में अपघटित हो जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रकाशीय वियोजन करते हैं, मतलब प्रकाशीय अपघटन होता है उनमें। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश में रखो तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड अगर सूर्य प्रकाश में हो तो वो सिल्वर मतलब चांदी प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाता है। एक उदाहरण वो भी है, कौन सा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य प्रकाश में रखो तो भी चांदी और ब्रोमीन गैस में टूट जाता है, ब्रोमीन गैस में टूट जाता है। आप AgNO3 भी देख सकते हो, ठीक है, AgNO3 जब टूटता है तो सिल्वर प्लस NO2 गैस प्लस O2 गैस, और इसको बैलेंस करो तो मिल जाएगा। तो इस तरह से प्रकाशीय वियोजन होते हैं। वियोजन क्या है, उसके तीन प्रकार, ऊष्मीय वियोजन, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। पूरा एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, स्पीड में बोल रहा हूँ, पर आप अगर सुनाई ना दे तो एक बार रिवाइंड करके देखना। एक ही अभिकारक में से दो या दो से अधिक पदार्थ बने तो उसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक पदार्थ टूटता है अनेकों घटकों में। ओके, तो ऊष्मीय वियोजन अर्थात जिस अभिक्रिया में उष्मा देकर मतलब तापमान बढ़ाकर
घटक का क्या किया जाता है, अपघटन तोड़ा जाता है और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन में हम विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं विलयन में से, और विलयन में से हम क्या करते हैं, एक विलयन को तोड़ते हैं उसके दो घटकों में। जैसे H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, उसके घटकों में तोड़ दिया मैंने। प्रकाशीय वियोजन में कुछ ऐसे यौगिक के विलयन होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाते हैं, जिसमें हम सिल्वर के यौगिकों की बात की, AgCl है, AgBr है, AgNO3 है, ये सब अगर हम, इसलिए आप अगर किसी दिन अगर लेबोरेटरी में जाने का मौका मिले तो आप देखना कि सिल्वर की जो भी यौगिक के विलयन होते हैं उसे काली बोतल में रखा जाता है ताकि सूर्य प्रकाश उस विलयन तक ना जाए, और बोतल का जो हार्डनेस होती है वो अलग होती है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके आगे के प्रकार के, और हो सके सब्सक्राइब करो और शेयर करो सबसे ज़्यादा।